अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द नाइन्थ सेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन। हमारा आज का टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज इकोनॉमिक्स, सिस्टम मार्केट एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स। लास्ट वीक हमने बेसिकली ये देखा था कि एनर्जी एक्चुअली जो है ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे कंज्यूम होती है, और हमें ये समझ आई थी कि ये यूज़ रैंडम नहीं होता, बल्कि इट इज़ स्ट्रांगली डोमिनेटेड बाय मोटर ड्रिवन सिस्टम्स, यानी पंप्स, फैंस वगैरह बहुत सारे हमने देखे थे बिजली बनाने वाली पार्ट में, और यानी बिजली के इस्तेमाल के पार्ट में, और जो थर्मल सिस्टम्स में सेकंड लेवल नंबर पे ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पे फ्यूल इस्तेमाल होता है। यानी बिजली जो इस्तेमाल हो रही है वो मोटर्स ज़्यादा खा रही हैं, और फ्यूल जो इस्तेमाल हो रहा है वो थर्मल सिस्टम ज़्यादा खा रहे हैं। तो जो हमें एक कोर टेक अवे मिला था वहां से, वो ये था कि हमें सिस्टम्स लेवल थिंकिंग पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई हाईली एफिशिएंट कंपोनेंट खरीद भी लेंगे, तो अगर सिस्टम का डिज़ाइन पुअर होगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी बहुत लो होगी। जैसे हमने एक न्यूमेरिकली देखा था कि 90 प्लस के सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी 61% थी। और हमने देखा था कि कंप्रेस्ड एयर में तो और भी कम है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, सीओपी की तरह की इस्तेमाल करते हैं, या किलोवाट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, ताकि सिंपल कंपोनेंट रेटिंग से निकल के हम एक होलिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन को देखें। आज जो हम देख रहे हैं इंशाल्लाह, ये आज हम ये देखेंगे कि एनर्जी की, स्पेशली रिन्यूएबल के टर्म्स में, स्टोरेज की इकोनॉमिक्स क्या होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे सामने घरों में बात करते हुए ये सोलर सिस्टम लगाते हुए ये जहन में आता है कि बैटरी लगाएं कि ना लगाएं, और बैटरी अगर लगाएं तो कितने साल में हमारी कॉस्ट पूरी होगी, और अगर बैटरी ना लगाएं, पहले जब नेट मीटरिंग का सिस्टम था तो कितने साल में पूरी होगी। अब नेट बिलिंग का सिस्टम है, या अब आपको वो रेट्स नहीं मिलते जो आपको पहले मिलते थे, तो कितने साल में पूरी होगी। तो इसी तरह की जो कंसिडरेशंस होती हैं वो सिस्टम लेवल पे भी होती हैं। यानी कि जब आप सोलर को लेके आते हैं इक्वेशन के अंदर, तो बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं सिस्टम लेवल पे, इवन मार्केट लेवल पे। यानी आपने कितनी कितनी रखनी है बिजली की, किसी से खरीदना है या बेचना है तो किस तरह होगा, इंडस्ट्री कैसे इस्तेमाल करेगी इसको, और ऑब्वियससली फिर उससे पॉलिसी चेंज होती है। तो इस चीज़ को आज हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो आप लोगों ने पिछले 3-4 क्लासेस पहले हमने देखा था कि सोलर का जो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, तो वो बाय फार बड़ा चीप है बाकियों से, यानी इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर ये इतना ही चीप है, इंडस्ट्री तो हर वक्त ऑप्टिमाइजेशन करती रहती है, तो हर तरफ फिर सोलर ही सोलर क्यों नहीं लगा हुआ, इंडस्ट्री सारी सोलर पे क्यों नहीं चल रही, पूरे के पूरे मुल्क सोलर पे क्यों नहीं शिफ्ट हो गए, स्पेशली पाकिस्तान की तरह के, जहाँ सोलर एनर्जी होती भी, अवेलेबल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका जवाब ये है कि एनर्जी मार्केट्स में प्राइस का मतलब वैल्यू नहीं होता है। यानी हमें हर वक्त हम अगर प्राइस को देखते रहेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमसे मिस हो जाएगी। सिंपल टर्म्स में अगर आप एक अपने घर को देखें, तो सोलर चीप तो है, लेकिन टोटली सोलर पे चले गए तो रात को बिजली कहाँ से आएगी। हमें तो वैल्यू चाहिए ना, कि सारा दिन सारी रात हमें बिजली मिलती रहे। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में भी, इकोनॉमीज में भी वैल्यू पे फोकस किया जाता है प्राइस के बजाय। इस चीज़ को हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। अब इन दोनों की, यानी रिन्यूएबल की और थर्मल जनरेशन के कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं। हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है पहले, कि रिन्यूएबल जो है उसकी अप फ्रंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है। यानी हमें सोलर प्लेटें लगानी पड़ती हैं, मे बी बैटरीज और इन्वर्टर्स लगाने पड़े, इसी तरह एक तारों का नेटवर्क, कंट्रोल्स वगैरह, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़े, शायद घर घर के हिसाब से कह रहा हूँ। थर्मल में हमें अप फ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। यानी अगर आपके 10 मेगावाट का आपने सोलर का सिस्टम लगाना है, तो उससे कहीं कम का आपको एक यूज जनरेटर मिल जाएगा, मे बी 1/5 या उससे भी कम। लेकिन उसमें फिर आपकी एक रिकरिंग कॉस्ट होगी, यानी कि फ्यूल आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। इस तरह उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सोलर। और फ्यूल में फिर फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, जैसा हमने रिसेंटली देखा कि वॉर हुई तो फ्यूल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। तो ये जो फंडामेंटल कॉस्ट स्ट्रक्चर का फ़र्क है, अब इसमें
होता क्या है कि इसकी वजह से फिर अब हम घर से निकाल के ज़रा मार्केट्स पे आ जाएं, तो मार्केट में फिर बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जब ये दोनों सिस्टम्स को हम अलग अलग या इवन इंटीग्रेटेड भी देखते हैं। रिन्यूएबल ज़ाहिर है जनरेशन में बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन जैसा हमने बात किया कि उनमें इंटरमिटेंस है। यानी दिन में है सोलर, रात में नहीं है। जब हवा चल रही है विंड है, विंड एनर्जी है। जब नहीं चल रही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि फिर अब सिंपली अगर कॉस्ट को कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो आपको पूरी बात ही समझ नहीं आएगी, क्योंकि इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स ही टोटली डिफरेंट हैं। और इसमें जो हमारा एक मेट्रिक हमने पढ़ी थी, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो जब तक ये रिन्यूएबल्स नहीं आए थे तब तक तो एलसीओई सही रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी वो कोल को बहुत अच्छी तरह कंपेयर कर सकती है क्रूड ऑयल से, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह कंपेयर कर सकती है नेचुरल गैस से, इसी तरह न्यूक्लियर वगैरह, इवन हाइड्रो। लेकिन जब ये रिन्यूएबल्स आ गए तो यहाँ पे रिन्यूएबल्स पूरी तरह सारे डायनामिक्स को या कॉस्ट स्ट्रक्चर के डिफरेंट जो मॉडल्स हमने पीछे देखे उनको एलसीओई कवर नहीं करती है। तो मेनली क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले टेम्पोरल वैल्यू एलसीओ में नहीं आती। यानी दिन में हमें बिजली चाहिए इतनी नहीं होती, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा बिजली बन सकती है। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। तो टाइम की वैल्यू, यानी हमें ज़्यादा बिजली रात को चाहिए होती है, उस वक्त सोलर बनाता ही नहीं है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में बड़ा फ़र्क है ना, यानी द वैल्यू इट प्रोवाइड्स टू अस, इसमें बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन एलसीओई इसको नहीं कैप्चर करता। इसी तरह रिलायबिलिटी को एलसीओई कवर नहीं करता। यानी एकदम बादल आ गया, बारिश होनी शुरू हो गई, बिजली बननी बंद हो गई, तो इसका मतलब है कि बिजली गई, तो इसका मतलब है हमारी बिजली रिलायबल नहीं थी। एलसीओई इसको कवर नहीं करता। इसी तरह जो इंटीग्रेशन कॉस्ट्स हैं, यानी कि आपने ग्रिड से कनेक्ट होना है, इंटीग्रेट होना है। पहले ग्रिड उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी, फॉर एग्जांपल एनटीडीसी ही था, लेट्स से कि जब वापडा होता था शुरू में, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास फलानी फलानी जगहों पे बड़े डैम हैं, इनकी इतनी कैपेसिटी है, तो 1.5 का फैक्टर लगा लेते हैं सेफ्टी का और ग्रिड बना लेते हैं। अब उसी ग्रिड में लाखों यूजर्स जो हैं वो सोलर की बिजली चाहते हैं कि चले, ये बेचे हैं और एनटीडीसी पूरी दुनिया को बेचे। उसी में इंडस्ट्री भी चाहती है कि उनकी बिजली भी व्हील हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उसी में आप देखें तो जब जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए 2008 9 10 11 12 वगैरह में, फिर इस तरह बाद में 16 17 में जब बिजली के क्राइसिस आए, तो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लगे। एलएनजी के आपने देखे थे प्लांट्स आए, कुछ शिप्स आके खड़े हो गए, उनसे बनाई हमने आईपीपीज आई वगैरह वगैरह। तो उनका भी इसी ग्रिड पे आने लगा। तो ग्रिड जो है वो फिर, जाहिर है ग्रिड की एक अपनी लिमिट होती है, तो वो ग्रिड पहले ही पुरानी थी और ख़राब होना शुरू हो गई। तो ये जो कॉस्ट्स आई, इसको भी एलसीओई कवर नहीं करती। हम तो खाली एक सोलर सिस्टम की एलसीओई देख रहे थे। तो बेसिकली सिंपल एलसीओ की कैलकुलेशंस जो हैं वो एक सिस्टम पर्सपेक्टिव से दे दे आर मिसलीडिंग। तो बॉटम लाइन के चीप एनर्जी इज नॉट नेसेसरली वैल्यूएबल एनर्जी व्हेन इट डजंट अलाइन विद डिमांड पैटर्न्स। एनर्जी की वैल्यू तभी होती है जब आगे कोई खरीदने वाला हो, टाइम के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से और इंटीग्रेशन के हिसाब से। इंटरमिटेंस के साथ साथ एक और फैक्टर होता है कैपेसिटी का। यानी आपके जो सोलर की प्लेट्स होती हैं उनकी जो नेम प्लेट कैपेसिटी होती है, यानी आप फर्ज करें, आप कहते हैं 10 किलोवाट का सोलर है, तो वो 20 से 25%, 15 से 25% नॉर्मली बना रहा होता है उसका। इसी तरह विंड अगर कहती है कि, विंड वाले कहते हैं कि ये 2 मेगावाट का टर्बाइन है, तो उसका 30 से 45% 2 मेगावाट का वो बना रहा होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कैपेसिटी फैक्टर की? द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी आउटपुट, एक्चुअली आपको उससे आपको जितनी बिजली मिली, ओवर अ पीरियड टू द थियोरेटिकल मैक्सिमम, जब वो बेस्ट सिचुएशन में प्रोड्यूस कर रहा हो। तो लिखा हुआ जो होता है उससे 20% से 40% तक होता है सोलर और विंड। और इसको आप कंपेयर करें थर्मल से, यानी जो डिस्पैचेबल प्लांट्स होते हैं जो हर वक्त चल सकते हैं, और जब आप उनको कहेंगे वो बिजली आपके ग्रिड में डालना शुरू कर देंगे, वो 90% तक उनकी कैपेसिटी होती है। यानी अगर वो कहते हैं कि ये मेरा 1.5 मेगावाट का जनरेटर है, तो वो आपको तकरीबन 1.4 तक या उससे थोड़ा सा कम बिजली मेगावाट दे देगा।
तो ये जो मिसमैच होता है, यानी लिखा हुआ कुछ और है और उसकी एक्चुअल मैक्सिमम कुछ और होती है। तो आप फर्ज करें आप ग्रिड प्लान कर रहे हैं, तो आपको तो समझ आएगी ना कि अब मैं मुझे 5 टाइम्स लगानी पड़ेगी सोलर। यानी अगर मुझे 100 मेगावाट सोलर चाहिए तो मुझे 500 मेगावाट के प्लांट लगाने पड़ेंगे। इसी तरह विंड भी डबल से ज़्यादा लगानी पड़ेगी। थर्मल मुझे उतनी ही लगानी पड़ेगी जितने चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो रिलायबिलिटी इंश्योर करनी है। और आप अब कॉस्ट को किसी और एंगल से देख रहे हैं। आपकी कॉस्ट सोलर में 5 से मल्टीप्लाई हो गई है, विंड में 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। तो आपको फिर ओवर कैपेसिटी, ऑब्वियसली अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो आपको ओवर कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। और चूंकि आप सोलर में जितनी मर्जी ओवर कैपेसिटी बिल्ड कर लें, आपको बैकअप तो चाहिए रात के लिए। तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि या जनरेटर लगा लें या बैटरीज लगा लें। तो कैपेसिटी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस चीज़ का कैपेसिटी 90% है, उसको उसके लिए फिर स्टोरेज भी आपको, स्टोरेज पे का खर्चा कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही बहुत रिलायबल है। इसी तरह उसकी मल्टीपल आपको बड़ा कम देना पड़ेगा जब आप शुरू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है डक कर्व। इसको आप लोग जरा डिटेल में देख लीजिएगा। इस सारे का आइडिया ये है कि चूंकि रात को तो सोलर नहीं होता है, और सुबह सुबह भी जब मॉर्निंग रैम्प्स आते हैं उस वक्त भी सोलर नहीं होता, जो स्पेशली सर्दियों के दिनों में। तो वहाँ पे आपको आपकी ग्रिड बहुत ज़्यादा बिजली उसको ट्रांसमिट करनी पड़ती है जगह जगह पे। लेकिन जो ही सोलर का टाइम आता है, बहुत सारे यूजर्स सोलर पे चले जाते हैं, तो इन लोगों को फिर इनके इनके पास डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो इनको फिर मुख्तलिफ कंट्रोल्स लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि सोलर बहरहाल बहरहाल अनरिलायबल है। क्योंकि आप अपनी ग्रिड के पीछे जो बैकअप्स हैं, जो जनरेटर्स बिजली बना रहे हैं, उनको बंद नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कहीं पे बारिश शुरू हो गई, कहीं पे किसी और रीज़न की वजह से बादल आ गए या विंड चलनी बंद हो गई और वहां से बिजली आनी बंद हो गई, तो आप फिर, आपको पता है कि बड़े प्लांट्स को दोबारा स्टार्ट करने में और मैक्स पे ले जाने में टाइम लगता है। तो वो फिर आपका ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा वहाँ पे। तो फिर इसी तरह फिर जो ही सोलर का टाइम ख़त्म होता है, दोबारा रैंप अप हो जाता है डिमांड में। फिर आपको आपको बिजली ज़्यादा बनानी और ज़्यादा ट्रांसमिट करनी पड़ती है ग्रिड से। तो इस चीज़ को डक कर्व कहते हैं। तो इसमें इलस्ट्रेशन ये है कि जब आप सोलर स्पेशली, इवन विंड भी इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारे चैलेंज आते हैं ग्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जूं जूं आपकी सोलर बढ़ती जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो दोपहर को जनरेशन बढ़ती जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब गवर्नमेंट की ग्रिड की भी अपनी लिमिटेशन है, वो हर एक से नहीं खरीद सकती, ग्रिड में इतनी कैपेसिटी नहीं है। और इवन अगर हो भी तो खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि सबने अपने अपना सोलर लगाया हुआ है। तो गवर्नमेंट किसको बेचे आपसे खरीद के? तो क्या गवर्नमेंट स्टोरेज ले ले, यानी बैटरीज लेना शुरू कर दे? बैटरीज की हमने शुरू में बात की कि उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। हम थोड़ी देर में एक और LCOE का एक पैरेलल मैट्रिक देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि कितनी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को डक कर्व कहते हैं। और अगर आप ग्रिड को अच्छी तरह मैनेज नहीं करेंगे, हम देखेंगे थोड़ी देर बाद अच्छी तरह मैनेज करने का क्या मतलब है, तो फिर आपको आपके पावर सिस्टम में इंस्टेबिलिटी होगी और रिलायबिलिटी नहीं होगी, यानी पता नहीं कब बिजली चली जाए। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली फिर इंडस्ट्री नहीं आती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वगैरह वगैरह। तो जो हम बात शुरू में कर रहे थे कि सिंपल हम सोलर क्यों नहीं लगा देते जगह जगह जब इतना ही सस्ता है, तो डक कब बता रहा है हमें कि सिंपल कैपेसिटी एडिशन काफ़ी नहीं होते। सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो जो जो आप ये बढ़ाते जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज होती जाती है, एक एक लिमिटिंग कंस्ट्रेंट बन जाती है। अब इंटरमिटेंस की, यानी कभी बिजली आई कभी नहीं आई, सोलर की हम बात कर रहे हैं। दिन में आई शाम में नहीं आई, विंड हवा चली आई नहीं चली नहीं आई, तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या है सिस्टम लेवल पे? सबसे पहले आपको बैकअप जनरेशन हर वक्त चाहिए। यानी आपके जनरेटर्स तैयार रहने चाहिए, रेडी टू रैम्प। यानी जो ही वहां से गया, हम फौरन यहाँ से बिजली देना शुरू कर देंगे। जब वो, इसका मतलब है कि वो लो कैपेसिटी पे चलते रहेंगे। आपको, आप में से जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनको पता होगा कि जनरेटर को एक सर्टेन कैपेसिटी से नीचे चलाने से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है, उसकी लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। और उस कैपेसिटी पे चलते हुए फ्यूल तो बहरहाल वो खा रहा है ना, तो उस फ्यूल के पैसे किसी ने तो देने हैं।
तो आपके जो दिन में आप अपने घर में सोलर बना रहे हैं या अपनी इंडस्ट्री में सोलर बना रहे हैं, वो कॉस्ट आपने बहरहाल देनी है, क्योंकि पीछे एक बैकअप गवर्नमेंट ने, ग्रिड ने रखा हुआ है। इसी तरह ओवर कैपेसिटी की हमने बात की थोड़ी देर पहले, कि आपकी नेम प्लेट कैपेसिटी कुछ और है, एक्चुअल जनरेशन कुछ और होती है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह जब सरप्लस हो जाता है, यानी आपकी कैपेसिटी ग्रिड की फर्ज करें एक्स है, और सोलर वालों ने एक्स+30% बनानी शुरू कर दी है, तो अब आप उनसे खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनसे खरीदेंगे तो ग्रिड पे चढ़ाएंगे और कहीं लेके जाएंगे। ग्रिड में उतनी जान ही नहीं है, यानी आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ही नहीं है। तो वहाँ पे आपको फिर कर्टेलमेंट करनी पड़ती है, आपको उनको कहना पड़ता है कि बस आप ना बनाएं, हम आपसे नहीं ले सकते। जिसका मतलब है कि रिसोर्स ज़ाया हो रहा है। आपने LCOE कैलकुलेट की थी कि 15 साल में पूरा हो जाएगा, वो कह रहे हैं हमने आपसे लेना ही नहीं है, तो वो 15 साल से फिर 16-17 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। और इसी तरह आपकी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अब आपने इन सब चीज़ों को बैलेंस करना है, तो आपको फोरकास्टिंग बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, यानी वेदर, कब बादल आ रहे हैं, कब बादल नहीं आ रहे, कौन सा यूज़र जो है उसका यूजेज का ट्रेंड कितना है, किस वक्त वो हमें बिजली बेचता है, किस वक्त हमसे ख़रीदता है। इसी तरह आपको ग्रिड को हर वक्त मॉनिटर करता रहना पड़ेगा कि किस जगह पे कितनी कैपेसिटी है, मैं यहाँ से बिजली ले लूँ, आगे दे दूँ। इसी तरह जो हमने पीछे रैंपिंग की बात की, रैंपिंग रिजर्व्स जो होते हैं, वो हर वक्त आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर कहीं सेंट, एक अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें एक तरफ जनरेटर चल रहा है, एक तरफ ग्रिड से बिजली आ रही है, एक तरफ सोलर लगे हुए हैं, एक तरफ विंड टर्बाइन लगी हुई, विच इज़ वेरी कॉमन। कराची में आप कराची से हैदराबाद ट्रैवल करें तो तकरीबन हर बड़ी इंडस्ट्री ने चारों सोर्सेज रखे हुए हैं। तो वो उनका फिर एक बड़ा सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम उनको चाहिए होगा। तो आप इसी को ज़रा एक्सट्रापोलेट करते जाएं, तो इंडस्ट्रियल एरियाज को फिर आप सोचें, और बड़ा सिस्टम और स्मार्ट सिस्टम चाहिए होगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उसको आप के इलेक्ट्रिक पे ले जाएं, उनका सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह के इलेक्ट्रिक से आप NTDC को ले जाएं, तो उनका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनको चाहिए होगा। जाहिर है फिर इससे कॉस्ट ऐड होती है, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी ऐड होती है, और LCOE इन सब चीज़ों को नहीं कवर करता है। तो इसमें स्टोरेज का रोल क्या है? जाहिर है फिर इंसान के जहन में आता है कि जब इंसानों से बचने के लिए एक तरीका स्टोरेज भी है। तो स्टोरेज आपको क्या देती है कि एक तो आपको टेम्पोरल शिफ्टिंग की कैपेसिटी देती है, यानी दिन में स्टोर कर लें सोलर से बना के, शाम को इस्तेमाल कर लें। इसी तरह ये आपको इंटरमिटेंसी कम कर देती है। हमें इंटरमिटेंसी, हमने कहा था ना कि दिन में बिजली होती है, रात में नहीं होगी सोलर में, तो अब रात में भी होगी, इंटरमिटेंट नहीं रही बिजली। और किसी हद तक डिस्पैचेबल भी हो जाएगी, यानी आप रात को, आपके पास एक्सेस है तो आप कहीं कहीं और भेज सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। और प्रिडिक्टेबल है, जब मर्जी ऑन कर दी, ऑफ कर दी। जो जो बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये और ज़्यादा इनमें स्टेबिलिटी आ रही है। आपको जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है या फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड हैं, वो आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह रिलायबिलिटी बढ़ गई।